आज हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स, इन सब के बारे में। तो वैसे देखा जाए जो पार्ट अभी मैं करवाऊंगा आपको लग सकता है कि बहुत इजी था, ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब इसका बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपको मालूम पड़ेगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है जब भी पूछा जाता है सूडो फोर्स का क्वेश्चन जो होता है। तो बात करते हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जब भी किसी चीज़ को देखो, हम फिर इसमें जिसकी बात करते हैं वो एक रिलेटिव चीज़ होती है कि उसको कहने वाला कहाँ पे खड़ा है, क्या वो बात कर रहा है, वो होता है सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे कोई बच्चा बस में बैठ के जा रहा है, बस में बैठ के जा रहा है, आप बस में बैठे हो, कोई आदमी अगर ग्राउंड में खड़ा है, सड़क पे खड़ा है, तो वो क्या कहेगा, आप जा रहे हो एट 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो उस आदमी को लगेगा आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो वो आदमी जो नीचे खड़ा था तो कह रहा है कि आप जा रहे हो। लेकिन अगर आपके ही साथ आपकी बस में कोई और बच्चा बैठा हुआ तो वो क्या कहेगा कि आप बैठे हुए हो मेरे साथ में, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप किस पे हो गए, रेस्ट पे। तो आपकी जो सिचुएशन है उसके बारे में क्या बात बोली जा रही है, सारी चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आपको देखने वाला या आपके ऊपर बात करने वाला खुद कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी खुद की सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बारे में जो बोला गया वो कंडीशन क्या रहेंगी। तो इसी को कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आपके बारे में जो बात की गई वो किस फ्रेम से की गई, वो फ्रेम था कैसा, ठीक, कहाँ से की गई। देखो वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि सड़क पे अगर आपको एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, थोड़ी दूर 1 किलोमीटर जाने के बाद खड़ा हो, तो वैसे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। या आप जिस बस में बैठे हुए हो वहाँ पे 50 बच्चे बैठे हुए हैं, सबके सब, तो सभी के लिए बात एक ही होगी, कोई भी बात करे आपके बारे में आप तो रेस्ट पे ही रहोगे। लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें, क्लासिफिकेशन इसकी एक ब्रॉड एक है, वो ये कहते हैं कि 2 तरह की मेन होते हैं ये हमारे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और एक कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जब भी चेंज आता है बात करने में तो इन्हीं 2 कंडीशन के ऊपर बेस्ड आता है, इनर्शियल फ्रेम से या नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अब इसमें इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि जो बंदा आपके बारे में बात कर रहा है या जहां से आप उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो, वो पॉइंट या तो रेस्ट पे हो या मेन कंडीशन की उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, 0, वो चीज़ एक्सेलरेट ना कर रही हो, जहां से भी बात हो रही है, जिस पॉइंट से भी बात हो रही है या जिस पॉइंट्स दे करके आप अपनी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो अगर रेस्ट पे हो तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। और अगर जो पॉइंट बात कर रहा है वो खुद एक्सेलरेट कर रहा हो तो फिर वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। यानी कि आप अगर एक कार में बैठे हुए हो और आप किसी दूसरे कार वाले बच्चे को देख रहे हो और आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है, यानी आपकी कार की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, फिर आप जब उस बच्चे के बारे में बात करोगे तो आप अपने फ्रेम से, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से उसके बारे में बात कर रहे हो, तब सिचुएशन अलग आएगी। डायनामिक्स में, वो काइनेमेटिक्स की बात ही अलग होती है, डायनामिक्स में प्रॉब्लम या चेंजमेंट तभी आएगी या आपकी कार एक्सेलरेट करेगी तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से, या मतलब विद कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी, या रेस्ट पे होगी यानी इनर्शियल फ्रेम से। तो ये 2 मेन तरह के हमारे फ्रेम होते हैं। क्लियर करता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन की है, उसके बाद एक प्रॉब्लम से ही पूरा क्लियर होगा आपको। तो पहले तो जानो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम। हमारा वो हुआ जो फ्रेम हमारा एक्सेलरेट नहीं करता, यानी जो देखने वाला बंदा है या जिस पॉइंट से बात होती है वो खुद रेस्ट पे हो और उसकी एक्सेलरेशन क्या हो, 0। रेस्ट पे चाहे ना भी हो, चल रहा हो, लेकिन ए नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मतलब वेलोसिटी हो सकती है लेकिन वेलोसिटी होगी तो वो कांस्टेंट होगी, तो भी हम उसे कहते हैं कि वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बोलते हैं वहाँ पे जहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, बात करने वाली चीज़ खुद एक्सेलरेट कर रही हो, तो वो फ्रेम बन जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, जैसे कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, वैसे साइन कन्वेंशन से लिया गया है, और हम अगर ये मानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट ना करती, वैसे तो घूमती है वो सन के अराउंड, लेकिन वो मोशन बहुत स्लो होता है, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो ग्राउंड से बात जब भी होती है तो उसे हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जब भी बात ग्राउंड से होगी, यानी ज़मीन पे खड़े होकर जब भी किसी के बारे में बात करते हैं हम, तो हम बोलते हैं कि हम खुद इनर्शियल फ्रेम में खड़े हैं और फिर उसके बारे में बात होती है। अगर हम किसी चलती हुई चीज़ में खड़े होकर बात करते हैं तो फिर वो चीज़ होती है हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वैसे तो खुद अर्थ भी नहीं है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि अर्थ यानी ग्राउंड खुद एक्सेलरेट करता है, हमारा घूमता है ना, वो घूमने से क्या होता है, एक घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। आपको बताया भी था सर्कुलर मोशन में कि कोई बॉडी जब रोटेट करती है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेलरेशन तो वहाँ भी है,
यानी ग्राउंड भी हमारा वैसे तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन इतनी कम है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं और मान लेते हैं कि वो फ्रेम हमारा कैसा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फिलहाल तो आप सिंपल रट्टा मारो बात का, यहाँ तक जाते थे समझ में आएगा आपको क्या है ये। रट्टा क्या मारना है फिलहाल आपको 2 मिनट के लिए बस, कि इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन है तो फिर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बनता है। जो हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है उसमें न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं। अगर एक्सेलरेशन 0 है जहाँ से बात हो रही है, फिर हमारा न्यूटन के तीनों लॉज वैलिड होते हैं। आप उन्हें लगाओगे, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो फिर हमारे न्यूटन के लॉज वैलिड तो हैं, लेकिन एक छोटा चेंज करना पड़ता है, उसमें एक सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ती है। सूडो मतलब होता है झूठी, इमेजिनरी। तो ये सूडो का मतलब होता है एक इमेजिनरी फोर्स, पी साइलेंट है इसमें। तो ये एक इमेजिनरी फोर्स होती है, ये कहाँ से आई पता नहीं, तो ये एक चेंजमेंट करना पड़ता है। मतलब न्यूटन सीधे न्यूटन ने जो बात हमको कही थी कि भाई फोर्सेस 2 ही तरह की होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स, तो वो फोर्स में आगे उसने क्लासीफाई किया, ये उस क्लासिफिकेशन में नहीं आती। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है पता नहीं, बस ये होती है। अगर आप इसको लिए बगैर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करोगे तो आपके न्यूटन लॉज के जितने भी इक्वेशन आएंगी उनसे सॉल्यूशन जो भी आएगा वो गलत आएगा। अगर आपको ध्यान से देखना फिर कि अगर आपने ये ऐड नहीं किया तो आंसर गलत आएगा, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तभी न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तभी कहानी हुई। ये कहानी मुझे लगता नहीं कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से ही क्लियर होता है। तो वैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसको समझते हैं क्या है। अच्छा, पहले सूडो फोर्स के बारे में बात करते हैं, होती क्या है सूडो फोर्स, ये भी बताइए क्या होती है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट न्यूटन के बाद में आया। एक सूडो फोर्स भी बताएगी। सूडो फोर्स का मतलब होता है कितनी फोर्स होगी, इमेजिनरी फोर्स है, कितनी होगी, जिस भी बॉडी का मास होगा, जिस पे आप देख रहे हो, जिस बॉडी के ऊपर आप सूडो फोर्स देख रहे हो, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय फ्रेम ऑफ एक्सेलरेशन की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन। जिस बॉडी को देखा जा रहा है उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन, ये होती है सूडो फोर्स। और एक माइनस साइन इसमें ये शो करता है कि ये उसके अपोजिट होती है, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन होती है उसके अपोजिट होती है। तो कहानी बहुत हुई। अब समझते हैं इसमें असल में चीज़ क्या है। इस न्यूमेरिकल से आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा क्या है ये। तो ये एक लिफ्ट है, ठीक है, एक बड़ी सी लिफ्ट है ये, और इस बड़ी सी लिफ्ट में एक बॉक्स हमने रखा हुआ है, 10 किलो का बॉक्स। 10 किलो का हमारे पास बॉक्स रखा हुआ है, और वहीं पे एक वेइंग मशीन भी है, ठीक है, एक वेइंग मशीन भी है। यूँ समझो कि वेइंग मशीन के ऊपर हमने बॉक्स रखा हुआ है जो उसको तोल रही है कि कितने का है, ठीक है। तो हमने इस बड़ी सी लिफ्ट थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी विद एक्सेलरेशन a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी। इसमें एक डिब्बा रखा हुआ था 10 किलो का, वो डिब्बा हमने एक तोलने वाली वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ था, जिससे लगातार उसका हम वेट कर सकते थे। और यहाँ पे एक बंदा था जो अभी मानो कि सो रहा था, ठीक है, उसको किसी ने नशा किया, उसको इंजेक्शन दिया और लेटा दिया वहाँ पे जाके लिफ्ट में। उसको पता नहीं तो कहाँ पड़ा है, वो सो रहा है बस उसके अंदर, लिफ्ट के अंदर लेटा हुआ है, सो रहा है मुझे से। अभी ऐसे खड़ा हुआ है यहाँ पे, इमेजिन करना कि ये सो रहा है, इसको कुछ होश नहीं कहाँ पे है ये, किसने इसको यहाँ पे छोड़ा, इसको कुछ नहीं पता, ये कहाँ पे खड़ा है वो भी कुछ नहीं पता, लिफ्ट बहुत बड़ी है, ऐसे इमेजिन करना। तो यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक और बंदा है हमारे पास, वो ज़मीन पर खड़ा है, वो ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक। तो एक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब इस बॉडी को अगर हम देखेंगे तो ये जो वेइंग मशीन रीड करती है, वेइंग मशीन हमेशा रिएक्शन रीड करती है। जब भी आप जाकर के कभी वेइंग मशीन आप पे गए होंगे तो वो दरअसल वो रिएक्शन मापती है कि आपको कितना रिएक्शन वो दे रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। आप उसके ऊपर खड़े हो जाते हो वेइंग मशीन के ऊपर जाकर के, तो आपको संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वेइंग मशीन को जितना अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ती है, वेइंग मशीन तो वो अपना रिएक्शन मापती है। अगर आपको संभालने के लिए उसको वेइंग मशीन को 50 kgf, वो kgf होता है, इसको आप kg रीड करके आते हो। kgf का मतलब है 50 किलो के बराबर फोर्स आप पे लगानी पड़ रही है। अर्थ जितना 50 किलो पे लगाती है उतनी फोर्स उसको लगानी पड़ रही है। अर्थ 50 किलो पे कितना लगाती है, 500 न्यूटन। तो असल में 50 kgf का मतलब 500 न्यूटन होता है। जी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो मापती तो वो है वो, लेकिन उसकी यूनिट इस तरीके से चेंज की गई है कि आपको ये ना लगे कि हम तो 500 किलो के हो गए, तो आप एक kg में आपको रिपोर्ट दे सकें, इसलिए इसको यूनिट चेंज किया गया है। तो क्या मापता है वो, रिएक्शन मापता है, ठीक। कितना उसको आपको सपोर्ट करने के लिए ऊपर धक्का मारना पड़ रहा है, वो चीज़ मापेगा, ठीक। तो अब इसको तो क्या मापना है, अपर डायरेक्शन में फोर्स मापनी है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जो ये रीड कर रही है वेइंग मशीन, क्या उसको हम मैथमेटिकली न्यूटन के लॉज से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। जो वो रीड कर रही है वेइंग मशीन, क्या वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं पहला, इस बंदे के हिसाब से केस 1 यानी फ्रेम ग्राउंड, मतलब ये बंदा देख रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे, ये तो सो रहा है, इसको पता नहीं है, ये बंदा उसको मोशन को देख रहा है। तो ग्राउंड वाले को इसको पता है कि ये तो लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर जा रही है,
इसको तो मालूम है कि ये जो डिब्बा है एक लिफ्ट में है और लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसने इस डिब्बे का FBD बनाया, इसने इस बॉक्स का FBD बनाया। तो जब इसने इस बॉक्स का FBD बनाया तो इसको पता चला उस पर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, सब पे लगता है वेट तो भैया अपना m/g कहाँ लग रहा है, नीचे का 100 न्यूटन हो गया। साथ में रिएक्शन तो आएगा ही, डिब्बे इसका जो हमारा वेइंग मशीन है वही तो मापना है, तो एक रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसको पता है कि ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे है। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड है तो इसका मतलब n बड़ा होना चाहिए। तो n माइनस mg इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए, n माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए हो गया। तो ये बना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसमें mg कितना है 100, क्योंकि 10 किलो की बॉक्स था और 10 ही हमारी ग्रेविटी हम लेके चल रहे हैं, फिलहाल 9.8 होती है पर हम 10 लेते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं मेरी मर्जी, तो मैंने 10 लिया, 100 बन गया। ये मास 10 का था, ये 5 था तो 50 हो गया। तो कितना बना, n इक्वल टू 150 न्यूटन। तो इसने कहा कि जो रिएक्शन उस पर आएगा, जो हमारा वो वेइंग मशीन है वो 150 न्यूटन आएगी। जब आप कभी एक्सपेरिमेंट इसको करोगे जाके देखना, वो उसमें वाकई 150 आती है। जब लिफ्ट ऊपर उठती है ना ऐसे तो भारी हो जाता है। आपने कभी देखा भी होगा कि कोई चीज़ है, सपोज आपको एक इलास्टिक रबड़ है आपके पास, होते हैं ना जो जैसे गुब्बारा होता है, वो गुब्बारा होता है ना, उसमें ऐसे ऐसे करते हैं तो उसे वो एक्सटेंड होता है। तो वो सपोज आपका गुब्बारा है, अगर आप देने कभी देखो उस गुब्बारे को झटके से अगर आप रबड़ को ऊपर खींचते हो तो एक्सटेंड हो जाती है। यानी वो गुब्बारा एक्सटेंड क्यों हुई, वो गुब्बारा भारी फील हो रहा है ना, वो तो जो बैलून है वो ज़्यादा भारी फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे झटका देने पर, ऊपर की तरफ एक्सलेट करने पर एक फोर्स आई है जिसने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया। ऐसे यहाँ पर भी हुआ, वो बॉक्स था तो 10 किलो का, लेकिन एक एक्सेलरेटेड लिफ्ट में 150 का फील हो रहा है, यानी कि 15 किलो का फील हो रहा है, 50 kgf आ रहा है। ये ग्राउंड वाले के हिसाब से आई, ठीक है। अब ये जाग जाता है, जो अंदर बैठा होता है ये जाग जाता है, तो उससे हमारा बनता है केस 2 यानी फ्रेम लिफ्ट। तो अब वो बंदा जाग गया जो लिफ्ट में सो रहा था, तो वो लिफ्ट में से उठता है और उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ है। इमेजिन करो कि हमारी लिफ्ट इतनी बड़ी है कि उसको बाउंड्री भी नज़र नहीं आ रही है, और साथ में उसको ये भी फील नहीं हो रहा कि वो एक्सेलरेट कर रही है, जैसे आप एयरप्लेन वगैरह में होते तो वहाँ फील नहीं होता है। तो इसके बाद वैसा ही हो रहा है, इसको पता ही चल रहा कि क्या है, कहाँ पे खड़ा है। इसके हिसाब से तो ये बैठा हुआ है और ये खड़ा हुआ। अभी इसने देखा बॉक्स रखा है, बॉक्स के नीचे क्या रखा है, वेइंग मशीन रखी है। इसने वेइंग मशीन को रीड किया, और वेइंग मशीन को रीड करते से क्या लगेगा, इसने कहा कि चलो भाई, इसको पता चला था घर पे कि भाई 10 किलो का डिब्बा तेरे को लेके जाना है। उसके बाद ये सो गया था, अभी ये उठा और इसने अपना FBD बनाया। इसने FBD बनाया तो इसने क्या बनाया, उसमें mg और n बनाया ऊपर, क्योंकि एक्सेलरेशन इसको नजर ही नहीं आ रही कहाँ है। ये एक ऐसे फ्रेम में है जहाँ से ये देख नहीं पा रहा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। यही सारा फंडा है कि जब भी हम किसी फ्रेम से बात करते हैं तो हम अपने आप को रेस्ट पे मान लेते हैं। ऐसा हमारा ब्रेन रीड ही इस तरीके से करता है। अगर आप बस में खड़े हो तो आपको क्या लगता है, बस में जा रहे हो तो आपको लगता है मैं तो बैठा हुआ हूँ सीट पे, वो बंदा पीछे जा रहा है, ऐसी बात करते हैं ना। और जो बाहर बंदा खड़ा हो कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, ये आगे जा रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दरअसल हमारा माइंड से जनरेट होता है कि हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि जैसे हम रेस्ट पे हों। जैसे हमने बात भी की, बहुत सालों तक केस चलता भी रहा कि जब अर्थ पे जब खड़े होते हैं हमको लगता है कि शायद सन घूम रहा है। वो तो बाद में मालूम पड़ना कि सन की बजाय हम घूम रहे थे, क्योंकि हम मानते तो ये कि हम रेस्ट पे हैं, हम तो खड़े हैं, अर्थ तो जहाँ वहीं कि वहीं है, सन है जो घूम के जा रहा है। वो हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि हमको लगता है कि चीज़ हम तो रेस्ट पे हैं, दूसरी चल रही है। तो इसको भी वही लगा कि मैं तो रेस्ट पे हूँ, मुझे तो कुछ चल नहीं रहा, मैं तो, इसने कहा भी कुछ रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे, बैलेंस करते हैं। इसने बैलेंस किया, सो इज इक्वल टू n, और इसका n न्यूटन तो कितना आ गया, डायरेक्शन कितना है इसका 100 न्यूटन, और ये चक्कर खा गया 100 न्यूटन। इसने देखा वेइंग मशीन में वहाँ 150 आ रहा है भी 150, क्योंकि वो तो एक्सेलरेट कर रहा है तो 150 आएगी, बात तो ये सही कर रहा है। तो ये बंदा जब इसने लिफ्ट में खड़े होकर के, यानी ऐसे फ्रेम से इसने इक्वेशनें लगाई जो फ्रेम खुद एक्सेलरेट कर रहा था, क्योंकि ये लिफ्ट में खड़ा है, ये इसकी खुद की ज़मीन चल रही है, इसकी खुद की ज़मीन क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो इसकी खुद की ज़मीन दरअसल क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है, यानी जब एक्सेलरेशन आती है, वहाँ पे जहाँ से खड़े होकर आप बात कर रहे हो, फिर न्यूटन के लॉ सीधे सीधे काम नहीं करते, वो वही इसके साथ में हुआ। तो इसने कहा कि भाई रीडिंग तो 150 आ रही है और ये तो 100 आनी चाहिए थी। इसने फ़ोन किया इसको फ़ोन किया कि भाई ऐसे पंगा हो गया, तो न्यूटन के लॉ तो काम ही नहीं कर रहे, मैं तो इसमें लगाया था या तो 100 आनी चाहिए थी, तो 150 रीड कर रहा है। तो फिर ये बंदा इसको बताता है कि तू एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है, यानी तू जहाँ पर खड़ा है वो एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है। फिर क्या होता है, तो जब हमको ये मालूम पड़ता है कि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, तो फिर से अगर इसको सब कुछ सही से करना होगा तो इसे क्या करना होगा, एक सूडो फोर्स लगानी होगी।
क्योंकि ये खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसे सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ही इसकी इक्वेशनें और एक्चुअल रीडिंग फिट बैठेंगी, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो वो क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि सूडो फोर्स के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं कि जिधर भी हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है ये उसके ऑपोजिट लगती है, क्योंकि ये जिस पे खड़ा है वो लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो ये फोर्स उसके नीचे काम करेगी। यानी सूडो फोर्स कहाँ पे आएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और कितनी आएगी? जिस पे भी वो लग रही है उसका मास, इस बॉक्स पे लग रही है तो इसका मास मल्टीप्लाई बाय उसकी एक्सेलरेशन जो फ्रेम है, तो मल्टीप्लाई बाय फ्रेम का एक्सेलरेशन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों आई? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर थी तो ये नीचे की तरफ आई, डायरेक्शन इसलिए नीचे आई। इसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं, सूडो फोर्स से भी डिनोट करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि अब ठीक है, अब ये इसने कहा एक सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स ले ली और अभी भी ये मान तो ही रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ, मान तो अभी भी ये रहा है कि रेस्ट पे हूँ, लेकिन अब इसने एक इमेजिनरी फोर्स जोड़ ली है वो जो होनी चाहिए थी। अब अगर सोल्व करेगा तो नेट अपवर्ड एन और नेट डाउनवर्ड कितना देगा? एम जी प्लस एम ए। और अगर आप सोल्व करोगे इसको तो ये एम इंटू जी प्लस ए यानी M10 इंटू 15 कितना बनेगा? ये 150, वही जो उसने निकाला था। बात तो सेम है, बात तो सेम है, बात सेम आएगी, बात चेंज हो भी नहीं सकती। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से कंडीशनें नहीं बदलेंगी, है ना। अगर एक सपोज हाथी है, ठीक, किसी ने पहली बार देखा, एक बंदा उसको सामने से देख रहा है, उसको लग रहा है कि उसकी दो आंखें हैं, है ना, सामने देखो दो आंखें नजर आएंगी। एक बंदा साइड व्यू देख रहा है, उसको उसकी एक ही आंख नजर आ रही है, पहली बार दोनों देख रहे थे। तो एक बंदा कहता है कि इसकी तो एक ही आंख है, दूसरा कहता है इसकी तो दो आंखें हैं। इस बात पे वो भिड़ जाएं अगर, तो उनकी बेवकूफ़ी है ना। देखने से कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, जो हकीकत है वो तो हकीकत रहने वाली है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि इनके देखने से सिचुएशन चेंज नहीं होगी अगर सही से करेंगे दोनों काम। तो अगर वो उस बात पे अड़ जाए कि नहीं मुझे तो एक ही नज़र, तो एक ही में मानूंगा, तो फिर तो गलत है। चेंज करके देखोगे तो फिर आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। वो चेंज सेम आता ही है, लेकिन इसका यूज़ क्या है? तो फिर हमको लगता है फिर हमेशा ये यूज़ कर लेंगे, हमें ये देखना हर बार हम इसी फ्रेम से काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे यूज़ ही आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम करना पड़ जाएगा और आप फिर फंस जाओगे वहाँ पे। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। ये चीज़ें बहुत देखो सिंपल होती हैं, हम अक्सर इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि हम किस फ्रेम से बात कर रहे हैं, और कि 99% केस में वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ही चल रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हम लगा देते हैं इक्वेशन। लेकिन जो 1% है वही कंपटीशन है, वहाँ पे काम आपका नॉन इनर्शियल वाला यानी कि सूडो फोर्स वाला ही करेगा। तो उम्मीद है आपको सूडो फोर्स लगाना समझ में आया होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक, अब इस पर क्वेश्चन करेंगे।